हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक क्लिपर। आई नो बहुत दिन बाद हमारा ये वीडियो आ रहा है। तो देखो, लास्ट 2 महीने से हमारे ऑफलाइन सेशन चल रहे थे और उस बीच में मैं कुछ वीडियो नहीं बना पाया। और प्लस टू बी ऑनेस्ट, मैं प्लान कर रहा था कि जब भी अभी मैं वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब का, तब मैं अच्छा खासा एक कंटेंट भी प्लान करूंगा आपके लिए। तो इस वीक कुछ कंटेंट मैंने प्लान किया है, सो लेट्स होप कि आपको पसंद आएंगे। और मैं अभी कल से अभी वैसे भी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक में इतना प्रेशर क्यों आ रहा है और ये क्यों गिर रहे हैं। ओके, अगर आपने कंपेयर किया ग्लोबल सेंटीमेंट से भी, तो देखो उतना प्रेशर हमें बाकी के मार्केट में देखने को मिला जितना हमारे मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? तो आई डू नो कि सभी को थोड़ा बहुत तो हिंट है कि किस स्टॉक की वजह से हमें ये इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो आई डू नो कि सभी लोगों ने अभी तक सुना होगा कि हिंडनबर्ग की एक रिसर्च पब्लिश हुई थी ऑन 24 को, जिसकी वजह से अदानी के स्टॉक्स में हमें प्रेशर देखने को मिला। ओके, और सिर्फ यही एक न्यूज़ नहीं थी, उसके साथ और भी कुछ ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे, उसमें उसमें भी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट देखते हैं कि अदानी की ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई थी या फिर क्यों इतने सारे मार्केट में हमें इतनी सारी गिरावट देखने को मिल रही है। ये तो कहीं हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट, जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा एलिगेशन भी लगाया इन पे कि इन्होंने कुछ फर्जी कंपनी बनाई थी बाहर के देशों से, वहां से पैसे पंप किए और अपने स्टॉक बढ़ाए और बहुत सारे बड़े बड़े लोन्स लिए बड़े बड़े बैंकों से। ओके, अगर अभी जब ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तब आरबीआई ने सारे बैंकों से एक रिपोर्ट मांगी थी जिसमें कि उन्होंने बताना था कि कितना एक्सपोजर उनका है एक्चुअल में इस इनके ग्रुप में। तो अगर आपको एल आई सी, तो ऑब्वियसली सभी को पता है एल आई सी का भी कुछ एक्सपोजर है इसमें, अराउंड 36,474 शेयर। आई नो कि ये सुनने के लिए बड़ा लग रहा है, बट ये लेस देन 1% है इसके टोटल इन्वेस्टमेंट्स का। बट फिर भी इट्स अ बिग अमाउंट। और अगर आपने बैंक्स को कंसिडर किया तो 3 बड़े बैंकों का इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा है। तो फर्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एक्सपोजर इज 27,000। सेकेंड है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका एक्सपोजर 5,380 करोड़। और पंजाब नेशनल बैंक, जिसका एक्सपोजर है अराउंड 77,000 करोड़। ओके, तो अब देखो एस बी आई पी एन बी भी है उनका एक एक्सपोजर। बट क्या है ना कि जितना आप यहाँ पे देख रहे हो एक्सपोजर, तो प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आता है, तो नो, कोई भी कंपनी हो जाए या फिर कोई भी स्टॉक हो जाए या फिर कोई भी बिजनेसमैन भी हो जाए, तो जब भी हम लोन लेते हैं तो उसके लिए आपके पास उतना सिक्योरिटी भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक 10 लाख का लोन ले रहे हो, तो आपके पास एटलीस्ट 10 to 12 लाख तक के एक एसेट होने चाहिए। क्योंकि जब अगर आप लोन रिपे नहीं कर पाओगे तो आपका जो एसेट होता है वो लिक्विफाई करके बैंक को उसका लोन या फिर उसका अमाउंट मिल जाए। अगर आपने डेट टू इक्विटी रेशियो था हाई था, न्यूज में ही अदानी के स्टॉक से इतना रिटर्न दिया उतना रिटर्न दिया, तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले पूछा था कि कौन से स्टॉक अच्छे रहेंगे अदानी का। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद सभी को रिकमेंड नहीं करता था सारे स्टॉक। सिर्फ मैं 2 स्टॉक ही सभी को बोला था कि फर्स्ट है अदानी एंटरप्राइजेस, जो कि उनकी पेरेंट कंपनी है, और सेकेंड है अदानी पोर्ट। और अदानी पोर्ट इट्स स्टिल इट्स अ गुड स्टॉक, इट्स अ गुड कंपनी, क्योंकि जितने सारे पोर्ट्स हैं इंडिया में, तो कुछ अच्छे बड़े बड़े पोर्ट्स उनके पास हैं। सो आई डोंट नो कि अगर आगे जाके जब जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे ट्रांसपोर्ट भी बढ़ेगा, और ट्रांसपोर्ट जैसे बढ़ेगा तब पोर्ट का बिजनेस भी बढ़ेगा। बट ये हुआ आगे की बात, लॉन्ग टर्म की। बट अभी के लिए जितने भी उनके अदर स्टॉक्स हैं, मतलब एटीजीएल ले लो या फिर अदानी विल्मा ले लो, तो उनको भी इन्होंने अच्छा खासा पंप किया था, उनके वैल्यूएशन भी स्काई रॉकेट हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एटीजीएल भी ले लो। ओके, ऑलमोस्ट हाई बनाया था 4,000 तक का स्टॉक। ओके, टू बी ऑनेस्ट ना ट्रेडर, जब ये स्टॉक आया था ना, तब मैंने इसका आईपीओ भी देखा था। तब ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे चल रहा था। बट मैंने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, जब मैंने इसका आईपीओ एनालिसिस किया तब उसका उतना ग्रोथ नहीं दिखा, या फिर क्या होता है, लेट्स अगर आपको कंपनी में कंटिन्यूस ग्रोथ दिखते या फिर उनके प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे दिखते, तब जाके आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। बट इसका स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ के आसपास आया था। ओके, ओपनिंग में ही। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद 100 या फिर 200 के नीचे के जितने भी स्टॉक्स आईपीओ में लिस्ट होते हैं उनमें मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता लॉन्ग टर्म के लिए। जितने भी बड़े कंपनी है निफ्टी 50 में, उनमें मैं प्रेफर करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना। तो उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। जब ये इतना बढ़ रहा था तब मैं सोचूंगा अभी बाय करता हूँ, जब नीचे आएगा तब अभी बाय करता हूँ। तो ऐसे करते करते ये और बढ़ता गया, और यहाँ तक मैंने बाय नहीं किया था। ओके, अच्छा खासा बढ़ता गया। ओके, तो यहाँ पे एक बार हमने एक
मेरे क्लाइंट को यहाँ पे बताया था 2000 के आसपास, और 3000 के आसपास उसने प्रॉफिट में बुक कर दिया, क्योंकि 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ऑलमोस्ट 50% उसमें गेन मिल गया, ओके, इन लेस देन 3 to 4 months। तो दैट वाज अ वेरी गुड गेन। ओके, तो उसमें प्रॉफिट बुक किया, एक अच्छा किया, अभी तक उसमें प्रॉफिट बुक किया था एटीएल में। अगर अभी तक होल्ड करा तो बहुत बड़े लॉस में था, और अगर आपने देखा तो कंटिन्यूस लोअर सर्किट बना रहा है। और आज भी निफ्टी में सबसे ज़्यादा प्रेशर बनाया था अदानी एंटरप्राइजेस ने। ओके, देखो अदानी एंटरप्राइजेस 10% नीचे गया है, और इंट्राडे में ऑलमोस्ट 11% गिर चुका था। और देखो यहाँ पे कितना गिरा है अभी तक। रिपोर्ट कब आई थी? 24 जैन से लेके अभी तक का देखते हैं फॉल, या फिर मैक्सिमम फॉल देखो कितना हुआ था इसमें, ऑलमोस्ट 70% गिरा है। तो ये बहुत बड़ी गिरावट थी। तो आई डोंट नो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो देखो, गिरते हुए स्टॉक को कभी बाय मत करना, उसको आप बोल सकते हो फॉलिंग नाइफ। तो फॉलिंग नाइफ को हम ऑब्वियसली कैश नहीं करते, ओके, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो जैसे मैंने बोला कि रिस्की क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला कि अदानी का न्यूज़ चल रहा है मार्केट में, और अदानी की न्यूज़ में सबसे ज़्यादा अभी अगर आपने देखा तो फाइनेंशियल सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर। और ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 का वेटेज, आप ये एनएससी के वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो। और ये 31 जनवरी का डेटा है, जिसमें आपको बताया गया है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जितने हैं, जितने भी फाइनेंशियल के स्टॉक्स है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ओके, एक्सेट्रा, तो उनका वेटेज है 36.8%। ओके, और आईटी का है 14%, और ऑयल एंड गैस का है 12%। तो अगर आपने पहले भी गौर किया होगा तो मैंने आईटी पे एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि आईटी इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा। अभी आपको वहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज की रिसेशन की न्यूज़ चल रही है, और रिसेशन जो अगर हिट करता है, यूएस को ऑलरेडी हिट कर चुका है वो, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है एक बड़ा प्रेशर, और उसकी वजह से आईटी सेक्टर अभी ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो नो डाउट कि अभी फाइनेंशियल में प्रेशर चल रहा है, आईटी में ऑलरेडी प्रेशर है, इंटरनेशनल मार्केट से अभी ऑयल और गैस में भी प्रेशर चल रहा है ट्रेडर्स। क्या है ना कि यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से भी ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, और अभी वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और उसकी वजह से भी हमें एक निगेटिव प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट में। सो देखो, थिंग इज कि अगर ये बढ़ रहा है तो हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं होती। और ये देखो, तीनों सेक्टर जो भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, उनमें ही प्रेशर है, जो कि निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है या फिर उसको गिरा सकता है। तो ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी अभी यहाँ पे बाय भी मत करो या फिर लॉन्ग मत करो फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, ओके। तो ये हुआ कुछ पहले कुछ रीजंस, और एक क्लास का एक रीजन था कि देखो, रशिया ने एक सैटर्न 2 मिसाइल टेस्ट किया था, जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और देखो, ये उन्होंने तब टेस्ट किया जब बाइडन यूक्रेन को विजिट कर रहे थे। तो नो डाउट कि बाइडन की जो विजिट थी वो सरप्राइज विजिट थी यूक्रेन के लिए। बट व्हाइट हाउस ने पहले क्लियर किया था कि जब वो बाइडन यूक्रेन को विजिट कर रहे थे, तब उन्होंने रशिया को भी इन्फॉर्म किया था कि प्रेसिडेंट यूक्रेन में आने वाला है। तो ये चीज़ पता होते हुए भी रशिया ने ये मिसाइल टेस्ट किया सैटर्न 2 का, और एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। और नो डाउट ये फेल भी हो गया, बट अगर देखो, अगर ये फेल होता है तब भी इतना इतना गिरा मार्केट आज हमारा। ओके, और अभी ये तो बता नहीं सकते और ये कितना टेस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। बट ये संकेत देता है कि वॉर के संकेत देता है, जब भी ऐसे वॉर या फिर कुछ बड़े बड़े न्यूज होते हैं, या फिर कुछ बड़े देशों में टेंशन देखने को मिलता है ना, तब हमें एफआई ना जल्द से जल्द सेल करना प्रेफर करते हैं। और इसकी वजह से ही ना, कि अगर आपने ये भी देखो यहाँ पे, पुतिन विड्रॉस रशिया फ्रॉम न्यूक्लियर आर्म्स, मतलब उनका जो आर्म्स का ट्रीटी था, न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी, तो उससे भी उन्होंने विड्रॉ किया। विड्रॉ करना है, इसका मतलब क्या है कि वो हमला कभी भी कर सकता है, और वो भी न्यूक्लियर। ओके, सो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए, और बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि देखो, जब भी अगर यूएस और रशिया की बात होती है तो दैट मीन्स इट्स सीरियस। ओके, और स्पेशली पुतिन की बात, उन्होंने बोले यूक्रेन के ओवर, तो यूक्रेन अभी वो चल रहा है, और उन्होंने बोला वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो जीतने जाते हैं। और अभी भी ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है यूक्रेन और रशिया के वॉर को, अभी तक उनका वॉर चालू है, क्योंकि बहुत सारे देश उनको बोल रहे हैं कि अभी अभी के लिए तो वॉर वॉर बंद कर दो या फिर स्टॉल कर दो, बट फिर भी रशिया नहीं मान रहा। और अभी इन्होंने न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी से अगर अपना विड्रॉ किया है, सो दैट मीन्स कि ये प्लान भी कर सकते हैं न्यूक्लियर वॉर के लिए। इट इज ऑल्सो वेरी नेगेटिव थिंग फॉर मार्केट। तो इसकी वजह से मार्केट इतना गिर रहा है। तो देखो, मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स निकाले। अगर निफ्टी
ओपन होता है 70,500 के आसपास, ओके, स्मॉल गैप डाउन, तो यहाँ पे कुछ मत करो, क्योंकि देखो जितने लोगों ने भी ऊपर से पहले शॉर्ट किया है ना, ओके, अभी मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में क्या होता है कि जो शॉर्ट होते हैं वो कवर करने पड़ते हैं उनको, अगर उन्होंने शॉर्ट किया तो उनको बाय करना पड़ेगा, तो मार्केट वहाँ से ऊपर आ सकता है, और कितना ऊपर आएगा ये तो हम नहीं बता सकते, बट फिर भी अगर जितना भी ऊपर आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहाँ पे कॉल बाय करना है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है बिलो 70,500 या फिर 70,400 के आसपास मिलता है, तब जाके आप यहाँ पे एक स्मॉल रिस्क ले सकते हो और 70,600 के लिए प्लान कर सकते हो, उतना आपको टारगेट मिल सकता है। बट अगर ये 70,600 के आसपास ओपन होता है और ऊपर जाने के लगता है, तो यहाँ से फिर से सेलिंग आएगी ट्रेडर्स, ओके, और यहाँ पे आप फंस जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग मत करना। ये जो पूरा जोन आपको दिख रहा है ना, इसमें लॉन्ग बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पे आप बहुत गंदे फंस सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग करना है तो इसके ऊपर भी एक लॉन्ग कर सकते हो, या फिर अगर गैप डाउन होता है तो इसके ऊपर जाके लॉन्ग कर सकते हो, इसके बीच में बिल्कुल भी लॉन्ग मत करना। ओके, अगर आप बैंक निफ्टी भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क करके रखे आपके लिए। तो बैंक निफ्टी में सेम द थिंग इज कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप निफ्टी प्रेफर करो कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग स्टॉक्स में अगर सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और निफ्टी में क्या क्या अदर स्टॉक्स भी आपको ऊपर आने के लिए मदद कर सकते हैं, बट सारे फाइनेंशियल सेक्टर में यूनिट प्रेशर है, इसकी वजह से ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगी बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में हमें कम रिस्क देखने को मिलेगी। बट इट्स अप टू यू क्या करना है। अगर बैंक निफ्टी भी 39,200 के आसपास ओपन होता है, या फिर अगर आपको इस लेवल के आसपास मिलता है, तो अब यहाँ पे आप स्मॉल रिस्क लेके बाय कर सकते हो। बट मैं सजेस्ट करता हूँ यहाँ पे आप पुट शॉर्ट करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, और अगर गैप अप जाता है या फिर 70,500 के ऊपर जाता है, तो नो डाउट आपको 41,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जब गैप अप ओपनिंग होगा वहाँ से फिर से सेलिंग आएगी मार्केट में। ओके, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि गैप अप या फिर न्यूट्रल के आसपास ओपन है तो कुछ मत करो, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हो या फिर कुछ सेल कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इन्फॉर्मेटिव लगता है, सो जस्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कमेंट करना कि आपने कोई अर्निंग का स्टॉक बाय किया है या फिर नहीं। Okay, that's it for today. Thank you for watching. See you in next video.